हेलो गाइज़, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं पिछले 15 वर्षों से सिविल सेवा को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिविल सेवा में अक्सर इनसे क्वेश्चंस आते हैं और उस टॉपिक का नाम है हंटर कमीशन। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हंटर कमीशन के नाम से 2 समितियाँ गठित हुई थी। पहली समिति जो है वो 1882 में गठित हुई थी। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं। ठीक है, तो पहली समिति जो गठित हुई थी हंटर कमीशन 1882 में गठित हुई थी और ये गठित हुई थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और एक दूसरी समिति भी गठित हुई थी, उसका भी नाम था हंटर कमीशन और वो हुई थी 1920 में और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के इंक्वायरी के लिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि हम हंटर कमीशन की बात जो करेंगे वो 2 हंटर कमीशन की बात नहीं करेंगे। हम अभी फ़िलहाल एक ही हंटर कमीशन की बात करेंगे जो 1882 में, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 1882, यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए गठित किया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सामने चित्र में आपको दिख रहा है, ये हैं, इनका नाम है विलियम हंटर। क्या नाम है बेटा? विलियम हंटर। हंटर कमीशन 1882 में स्थापित की गई थी और इसको प्रिसाइड किया था, यानी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर विलियम हंटर और इनको नियुक्त किए थे उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, हंटर कमीशन की स्थापना 3 अप्रैल 1882 को की गई थी और इसके लिए जो मांग की गई थी, यानी इसका जो रिक्वेस्ट किया गया था वो किया गया था जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने रिपन से कहा कि भाई भारत में जो है वो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, इसलिए हमें एक ऐसी समिति की आवश्यकता है जो इस पर अपनी राय दे कि क्या करना चाहिए हमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आपको पता है कि 1882 में एक और समिति का गठन हुआ था जिसे कहा गया था वुड डिस्पैच। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ने अपना जो भी इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद अपनी समीक्षा प्रस्तुत की और उस समीक्षा के द्वारा देखा गया कि भारत में बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। तो उसको देखते हुए फिर विलियम हंटर को बुलाया गया और विलियम हंटर से कहा गया कि आप इसमें अपना सुझाव दीजिए कि हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था को कैसे और ज़्यादा बेहतर कर सकें। अभी बेहतर शिक्षा व्यवस्था है लेकिन और ज़्यादा बेहतर कैसे करना है। अब देखिए उनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि विलियम हंटर जो थे वो कौन थे और इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। विलियम हंटर इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के मेंबर थे। देखिए उस समय तमाम 1882 की हम बात कर रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान के लोगों को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय का मेंबर जल्दी बनने नहीं दिया जाता था। बहुत टेक्निकल चीज़ें इसमें थी, तो ज़्यादातर अंग्रेज ही बनते थे और जो अंग्रेज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय का सदस्य बनता था वही अपनी बातें वहाँ पर कह सकता था और भारत में नए नियमों के गठन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो विलियम हंटर उसके एक सदस्य थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1840 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये अपने पिता की दूसरी संतान थे। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है हैम्पशायर से हुई थी। उसके बाद इन्होंने ग्लासगो एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिवोल्ट 1857 हो चुका था। रिवोल्ट 1857 का परिणाम क्या था बेटा? परिणाम ये था कि हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी क्राउन ने। क्राउन यानी ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की महारानी ने हिंदुस्तान को एक तरीके से कैप्चर कर लिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अब तुम जाओ आराम करो, अब हमारा तुम्हारा यहाँ से कोई संबंध नहीं है, अब सारी व्यवस्था हिंदुस्तान का हम देखेंगे। ठीक है। लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय बने तो उस समय उन्हें जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि एजुकेशन कमीशन को आप व्यवस्थित करिए,
अच्छे तरीके से यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था लाइए। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में 3 फरवरी 1882 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डेट नोट करते चलिए, आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बहुत काम होता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना करने के लिए इनको बुलाया विलियम हंटर को। विलियम हंटर को जिम्मेदारी दी गई और विलियम हंटर को जिम्मेदारी दी गई और साथ ही साथ जो है आगे चल करके यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 बनाया गया और लॉर्ड कर्जन का एजुकेशन पॉलिसी भी भारत में लागू किया गया, जो एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो ऑब्जेक्टिव था हंटर कमीशन का वो क्या था, उसका मेन पर्पस था प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल अटेंशन दिया जाए, इसे पॉपुलर बनाया जाए और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े ज़िले हैं, वहाँ से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में लाया जाए। इसके साथ ही साथ हमने आपको पहले ही बता दिया कि वुड डिस्पैच आ चुका था, उसने बहुत सारे अपने आउटकम दिए और उस आधार पर इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यहाँ करते हैं कि विलियम हंटर सारी चीज़ों को देखने के बाद अपना जो है रिकमेंडेशन दिया और वो रिकमेंडेशन क्या था, वो रिकमेंडेशन ये था कि सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों से अपना हाथ हटा लेना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थान में अभी उनको कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा इन्हें क्या करना चाहिए, इनको सबसे ज़्यादा करना चाहिए कि एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल। कहाँ प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, जो पिछड़े हुए ज़िले हैं वहाँ पर इनको प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए। कॉलेज और माध्यमिक स्कूलों के लिए विशेष अनुदान देते रहिए आप, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल पे आप ध्यान देना शुरू करिए। जो डिस्ट्रिक्ट हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि प्राइमरी एजुकेशन अपने अंडर में लीजिए और साथ ही साथ उनके ऊपर निगरानी रखिए। निगरानी रखने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो धन की जो व्यवस्था की गई वो कहा गया कि जो फंड होंगे वो अलग अलग होंगे, रूरल के लिए अलग होंगे, अर्बन सेक्टर के लिए अलग होंगे। ये निर्धारण, ये ईयर मार्क क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि मिस एप्रोप्रिएट ना हो अर्बन स्कूल से। अब भाई शहर के स्कूल अलग व्यवस्था, गांव के स्कूल अलग व्यवस्था, तो ऐसा होगा कि कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। तो इस बेईमानी से बचाने के लिए कहा गया कि रूरल स्कूल के लिए फ़ंड अलग दिया जाएगा और जो शहरी स्कूल हैं उनके लिए फ़ंड अलग दिया जाएगा, ठीक है। और कहा गया कि शिक्षा के विकास में जो भी प्रोत्साहन अनुदान दिया जाए वो सरकार के द्वारा संचालित किया जाए। ये हम बता रहे हैं आपको विलियम हंटर के रिकमेंडेशंस, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाए, प्राइवेट पार्टीज़ को भी इनवाइट किया जाए, साथ ही साथ जो मॉडल स्कूल हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रन कराया जाए, गवर्नमेंट उसकी सहायता करे। सभी ज़िलों में जो है प्राइवेट स्कूलों को तेज़ी से खोला जाए, प्राइमरी स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, स्त्री शिक्षा का विकास किया जाए, माध्यमिक शिक्षा के जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनके कई चरण होने चाहिए, जिसमें कि विश्वविद्यालय स्तर पे भी हो और व्यावसायिक स्तर पे हो, लिटरेचर स्तर पे हो और साथ ही साथ जो है व्यावसायिक स्तर पे हो। अब जो व्यावसायिक स्तर पे होगा उसके लिए क्या करना होगा भाई, व्यावसायिक स्तर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि छात्रों को स्वरोजगार के लिए व्यापारिक शिक्षा दिया जाए और कहा जाए कि जो तुरंत पढ़ने के बाद अपने रोजगार में लग जाएं। अब हंटर कमीशन ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को अगर देखा जाए तो 20 वर्षों तक में शिक्षा को संतुलित और तीव्र विकास करने की व्यवस्था इसमें आ गई और लगभग 20 वर्ष तक बहुत तेज़ी से विकास हुआ। यहाँ पर और व्यवस्था देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं वो शैक्षणिक और व्यावसायिक, जो अभी हमने आपको बताया। उसके बाद कहा गया कि मिशनरी स्कूलों से नाता हटाया जाए। जो स्कूल मिशनरीज चला रहे हैं वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के लिए होना चाहिए, तो मिशनरीज स्कूलों को डिस्करेज किया जाए। साथ ही साथ इंडियन पार्टिसिपेशन इन प्राइवेट स्कूल सिस्टम वाज सॉलिसिटेड बाय द राज, यानी कि कहा जाए कि भारतीय भागीदारी जो राजशाही है उनको उकसाया जाए और कहा जाए कि सरकार के साथ भागीदारी करके स्कूलों को खोलें, लड़कियों महिलाओं की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ बहुत सारे जो विकास के काम हैं उसमें भी वो आगे आएँ विद्यालय खोलने में।
ये सब आखिर क्यों किया जा रहा था? ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि भारत के नवयुवकों को इतना पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि आने वाले समय में वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके अंग्रेज़ों के जो छोटे मोटे काम हैं, क्लर्क लेवल के काम हैं, उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। उसके लिए उन्हें इंग्लैंड से आदमी मंगाने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, इसमें परिवर्तन तो बहुत सारे हुए, सकारात्मक परिवर्तन हुए, लेकिन ये परिवर्तन केवल ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली के बाद स्कूलों तक ही सीमित हो गए। इसमें 20 वर्ष तक हमने कहा कि बहुत सारा विकास हुआ। 20 वर्ष के बाद डिक्लिनेशन शुरू हुआ और ट्रेडिशनल स्कूल जैसे जैसे ख़त्म होते गए, फंडिंग ख़त्म होती गई, वैसे वैसे यहाँ पर आपाधापी मच गई और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम जो है वो सुस्त होने लगा। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के सुस्त होने के साथ साथ उसके ऊपर जब बोझा ज़्यादा आ गया, खर्चे कम मिलने लगे, तो वो भी एक तरीके से घिसा पिटा पैटर्न पे चलने लगा। रिज़ल्ट क्या हुआ? जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम थे प्राइमरी स्कूल में वो अचानक से सामने आ गए और एक तरीके से समझिए कि उसकी स्थिति फिर वही होने लगी जैसे कि पुराने प्राइमरी स्कूलों की होती थी। और हम ये व्यवस्था आज भी देख रहे हैं, जहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे टीचर तो बहुत योग्य हैं, लेकिन धन न होने की वजह से वहाँ पर भी घिसी पिटी व्यवस्था आज भी देखने को मिल रही है। 1882 का ये जो विलियम हंटर कमीशन था, ये उस समय बहुत अच्छी सोच लेके आया था। उस सोच को अगर हम आज के सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सीधे तरीके से उनकी व्यवस्थाओं को लागू करें तो प्राइमरी स्कूलों को हम मॉडल स्कूल तक बनाने में देर नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए हमें अच्छा खासा धन, जो शायद सरकार उपलब्ध भी कराती है, लेकिन स्कूल तक पहुंचते पहुंचते या आज की जो सिस्टम है उस सिस्टम में शायद कहीं वो पूरा ना पड़ती हो। आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और विलियम हंटर कमीशन की, जो स्थापित की गई थी 1920 में, और वह विलियम हंटर कमीशन स्थापित किया गया था यानी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर द इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इंतज़ार करिए, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।